वेलकम बैक लिफ्टर्स। सो आज है 3 सितंबर, थर्सडे, और मैंने ऑलरेडी स्क्वाट और बेंच प्रेस कर लिया है। लेकिन मैं व्लॉग करना भूल गया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। और मेरा भी न्यूट्रिशन की तो पूरी वाट लगी है, और पुणे में कंटिन्यू बारिश होने की वजह से ट्रैवलिंग भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक चीज़, मेरी गाड़ी भी पंचर है। सो मुझे ये सब चीज़ें फिक्स करने के लिए 2 से 3 दिन लगे। उसके बाद मुझे और मेरे बैंक्स के काम थे, क्लाइंट को कॉल करने थे, क्लाइंट के प्रोग्राम्स बनाने थे। मतलब बेसिकली मेरे 2-3 दिन पूरे बिजी थे, और मैं अभी पूरी तरीके से ड्रेन्ड हूँ। मेरी रिकवरी थोड़ी स्लो चल रही है, और उसके वजह से मेरा आरपी थोड़ा ओवरशूट हो गया बेंच प्रेस के दिन। इसके ऊपर मैं आगे बोलूँगा, आप वीडियो देखते रहिए। और आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, मैंने ये बहुत पहले भी किया था। बेसिकली मुझे बहुत बड़े मील्स खाने की आदत है बहुत पहले से। मैं हर टाइम ऐसे खाते नहीं बैठता, वो बिंज ईटिंग हो जाता है मेरा फिर। और ये बिंज ईटिंग की जो आदत है, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, ये मुझे मेरे लास्ट गेनिंग साइकिल पे हुआ। साइकिल नहीं, मतलब ये टोचा वाला साइकिल नहीं, वो फेज बोल रहा हूँ मैं। सो वो करते समय मैं क्या कर रहा था, मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं सिर्फ खाना ठूसता था। तो उसकी वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा एपेटाइट जो है ना वो बढ़ गया। तो अभी के 2-3 महीनों के लिए मैंने यही सोचा है कि मुझे मेरा एपेटाइट सिर्फ सप्रेस करना है। और फास्टिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू वी कैन से लोअर योर एपेटाइट। तो हाँ, उसकी वजह से ही मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। और एक चीज़, मैं वेट भी लूज़ करूँगा, वेट भी कम करूँगा, क्योंकि मुझे एक स्लाइट मिनी कट भी करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे एब्स वाले बंदे ही फेमस होते हैं। सो दैट्स इट। अभी थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। तो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पावर लिफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वे ऑफ ईटिंग है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सोल्जर्स हो गए या फिर ट्रैवलर्स हो गए। सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके डेली लाइफ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। मुझे कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता खाना खाने के लिए या फिर मील्स बनाने के लिए, तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। अभी के टाइम पे मैं 16 घंटे फास्ट करता हूँ और 8 घंटे खाता हूँ। कुछ लोग इससे भी एक्सट्रीम करते हैं, कुछ लोग 24-24 घंटे के भी फास्टिंग करते हैं। उतना तो मुझे नहीं जमेगा, क्योंकि पावर लिफ्टर हो भाई, खाना तो पड़ेगा वरना वेट उठेगा नहीं। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है या फिर आपका वेट अच्छी तरीके से लूज हो सकता है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट है, और परफॉर्मेंस वाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कुछ इशू होगा। डिपेंडिंग अपॉन आपका जो ईटिंग विंडो होता है, आपको उस टाइम पे आपका वर्कआउट करना पड़ेगा। मतलब 16 घंटे जब फास्ट करते हो तब आपको वर्कआउट नहीं करना। जब आपका मतलब ईटिंग फेज चालू हो जाता है 8 घंटे का, उसके 1-2 मील्स के बाद आप डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हो। अभी खाने के लिए घर में बनाया है ये कुछ चीज़ है, मुझे पता नहीं ये क्या है। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे लिए कम है बहुत। तो इसमें मैं अभी 4 से 5 अंडे डालूँगा, और उसके साथ इधर चपाती है, वो चपाती खाने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं उस सब्ज़ी में एग्स डाल के एक बुर्जी टाइप कुछ बनाने वाला हूँ। तो उसमें ये सब्ज़ी और एक्स्ट्रा के 4 अंडे मैंने डाले हैं, 2 बड़े बड़े चपाती है, और सॉस है। बना दिया खाना, अभी मस्त नीचे बैठ के खाना खाऊंगा। मुझे पता नहीं लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के कैसे खाना खाते हैं, बट मुझे तो नीचे बैठ के खाना खाने में मज़ा आता है। सॉस को देख के एक चीज़ मुझे याद आई, क्या आप भी बर्गर खाते समय या फिर पिज़्ज़ा खाते समय सॉस खाते हो या नहीं खाते हो? स्पेसिफिकली मुझे सॉस हर मील के साथ लगता है, बट पिज़्ज़ा और बर्गर विदाउट सॉस खाने का मज़ा ही अलग है। बेसिकली वो क्या होता है कि अगर सॉस डालोगे तो सॉस का ही पूरा फ्लेवर आता है, और पिज़्ज़ा का जो रहता है ना वो मिलता ही नहीं। ऑन दैट नोट, मैंने ऑलमोस्ट मेरे बर्थडे को पिज़्ज़ा खाया था, और मैंने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं खाया। खाना खा के आपको मैं देता हूँ एक ट्रेनिंग अपडेट कि मैंने स्क्वाट और बेंच प्रेस में क्या किया था। मंडे को मैंने स्क्वाट किया विद 97.5 kg फॉर 2 सेट्स। इधर आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट वीक में सिर्फ एक सेट किया था। इधर हमने वेट भी बढ़ाया है और एक सेट भी बढ़ाया है। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रेशन, और वी कैन से डबल लीनियर प्रोग्रेशन, क्योंकि हम इसमें लीनियरली वेट भी इंक्रीज किया है और लीनियरली रिपीटेशंस भी इंक्रीज किए हैं।
सो द स्क्वाट वेंट प्रिटी वेल। बहुत लाइट वेट लग रहा था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी उसमें नहीं लग रहा था मुझे। बट सेकेंड सेट के थर्ड रिपीटेशन में मुझे थोड़ा ऐसा कुछ गड़बड़ लगा कि मेरा हिंजिंग पैटर्न थोड़ा और बढ़ गया था। और मेरे कोच ने, अनिकेत ने भी यही कहा कि तुम इनिशिएट कर रहे हो हिंज करके, बट ड्यूरिंग अ स्क्वाट हमें हमारे हिप्स और हमारे नीज से एक साथ ब्रेक होना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी माइनर गलतियाँ हम करते हैं, वो सुधारने के लिए हमें कोच की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। सो एज माई कोच टोल्ड मी कि मुझे हिप्स और मेरे नीज को एक साथ ब्रेक करनी है। तो ये सब करेक्शन मैं मेरे नेक्स्ट वीक में कर दूंगा। आई होप कि मेरा नेक्स्ट वीक में सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो। हालांकि ऐसे कभी होता नहीं, ये सब चीज़ें परफेक्ट कभी भी नहीं होती। कुछ ना कुछ गलतियाँ तो बड़े बड़े लोग भी करते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स करते हैं, बड़े बड़े कोच करते हैं, बट उन गलतियों से ही हम सीखते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैंने रेस्ट ली, मेरे क्लाइंट्स का प्रोग्रामिंग वगैरह वो सब चीज़ें की। उसके बाद थर्ड डे वेनेसडे। वेनेसडे को थोड़ा गड़बड़ हुआ, ओवरऑली पूरा गड़बड़ हुआ एक्चुअली, क्योंकि उस दिन पे मेरे को बहुत काम थे। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था फास्टिंग की वजह से, और एक्सेस फटीग एक्यूमुलेशन हो गया उस दिन के लिए मेरे पास। सो आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट हमारा खुद का एक स्टॉल है जिधर मेरी माँ और मेरे पिताजी काम करते हैं। सो वेनसडे को मुझे कुछ उसी रिलेटेड काम था, तो मुझे स्टॉल के कुछ सामान लाने के लिए जाना पड़ा था, और मतलब सिलेंडर हो गया और कुछ बाकी के दो तीन चीज़ें थे, और बैंक में कुछ काम था। तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो जब मैं स्टॉल पे गया तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए खुद के लिए एक स्पेशल पुलाव बना के दिया। सो जिसमें राइस और बहुत क्वांटिटी में पनीर था। तो बस वही एक मील खा के मैं सीधा जिम के लिए गया था, क्योंकि जिम हमारी 7 बजे क्लोज होती है और उस टाइम तक ऑलरेडी 5 बज गए थे। तो मैं एकदम भाग दौड़ के जिम में गया। मेरा वार्म अप भी ठीक से नहीं हुआ, और मैंने ये नोटिस किया अगर मेरा वार्म अप ठीक से नहीं हुआ तो मेरा आगे का पूरा वर्कआउट गंदा जाता है। तो वही हुआ, मेरा वार्म अप ठीक से नहीं हुआ था। मैंने बेंच प्रेस चालू किया। उस दिन के लिए 70 kg के 5 रिपीटेशंस के 2 सेट थे। तो बेंच प्रेस में हमने वेट इंक्रीज किया था, बट हमने सेट्स इंक्रीज नहीं किए थे, रेप्स भी सेम थे। तो फर्स्ट सेट एकदम इजी गया, ऐसा कुछ लोड फील नहीं हुआ। बट मेरे लेफ्ट रिस्ट के ऊपर थोड़े इश्यूज होना चालू हो गए, क्योंकि इसी रिस्ट के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप अभी भी देख सकते हो, इधर ये जो काला दाग है, मैं इसके ऊपर गिरा था, तो ये मेरा रिस्ट कभी कभी मेरे को कुछ झोल देता है। तो उस दिन भी ऐसा ही झोल हुआ। ऑलरेडी मैं इतना थक गया था पूरे दिन के भागा दौड़ की वजह से। मेरा फर्स्ट सेट तो बहुत अच्छा गया, बट मेरा सेकंड सेट में थोड़ा आरपी शूट हो गया। सो मेरे कोच ने मुझे बताया था कि वो सेट तुम्हारा आरपी 5 ही होना चाहिए, बट मैं गेज कर रहा हूँ कि वो आई गेस आरपी 6 या फिर 6 के आगे थोड़ा सा हो गया था। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है, हम इसे नेक्स्ट वीक में कवर अप कर लेंगे। इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे बेंच प्रेस का एक्सेसरी वर्कआउट। मैं बेंच प्रेस होने के बाद कौन सी एक्सरसाइज यूज़ करता हूँ मेरे आइसोलेशन या फिर बॉडी बिल्डिंग के लो उसके लिए। सो स्टार्टिंग विद मैं बेंच प्रेस होने के बाद सबसे पहले पुशअप्स करता हूँ। यस, बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव एक्सरसाइज। पुशअप्स के मैं 12 रिपीटेशन के 3 सेट करता हूँ। इसमें भी हमने प्रोग्रेशन किया है। लास्ट वीक में मैंने सिर्फ 2 सेट किए थे 12 रिपीटेशन के। इस वीक में हम कर रहे 3 सेट 12 रिपीटेशन के। एकदम फेयरली ईजी गए। लास्ट वीक में मुझे पुशअप्स करते समय थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, बट इस वीक में मुझे एकदम इजी लगा। ऐसा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी 12 रिपीटेशंस करने के लिए। लास्ट सेट में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि तब तक हम थोड़ा फटीग हो जाते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे एक्सेसिव वर्कआउट के बीच में मैं कम रेस्ट लूँ, ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कंपाउंड एक्सरसाइज के बीच में हम इतनी रेस्ट लेते हैं। और उस टाइम पे मुझे लेट भी हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऑलरेडी लेट गया था जिम को, तो मुझे सब फास्ट करना था। तो पुशअप्स होने के बाद मेरा एक सुपर सेट था बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप एक्सटेंशन का। इसमें मुझे चॉइस है कि मैं कौन से भी एक्सरसाइज चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने बारबेल कर्ल यूज़ किया, और उसके साथ बारबेल स्टैंडिंग ट्राइसेप एक्सटेंशन या फिर स्कल क्रशर बोल सकते हैं हम उसको। आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं बाइसेप कर्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं जितना हो सके उतना माइंड मसल कनेक्शन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फॉर्म जितना हो सके मैं उतना स्ट्रिक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में थोड़े स्ट्रिक्ट कर्ल, हेवी स्ट्रिक्ट कर्ल करने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लैरी विल्स कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। सिर्फ लैरी विल्स नहीं, अभी आर्नोल्ड ने भी एक स्ट्रिक्ट कर्ल की वीडियो डाली है।
तो मुझे भी टेस्ट करना है कि मैं कितना स्ट्रिक्ट कर्ल कर सकता हूँ। बहुत पहले मैंने 70 kg के चीट कर्ल्स किए थे फॉर 3 रिपीटिशंस। अभी मुझे देखना है कि मेरा स्ट्रेंथ किधर है। सो मूविंग ऑन, बाइसेप और ट्राइसेप होने के बाद 3 सेट थे साइड लैटरल्स के। साइड लैटरल्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि ओवरहेड मूवमेंट क्यों नहीं दे रहे आप मेरे शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। बट लेट मी टेल यू, अगर आप साइड लैटरल्स के सेट्स कर रहे हो वीक में एटलीस्ट 8 से 10, आपके शोल्डर्स ग्रो करेंगे। आपके शोल्डर की जो चौड़ाई होती है वो साइड लैटरल्स करने के बाद ही बढ़ने वाली है। ओवर द हेड मूवमेंट आप जब इंक्लाइन प्रेसेस करते हो या फिर बेंच प्रेस करते हो तब वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बट विड्थ जो रहती है, आपकी चौड़ाई जो रहती है, वो ज़्यादा करके आपके साइड लैटरल्स के वजह से ही बढ़ने वाली है। बट सैडली मैं बहुत जल्दी में था तो मैंने साइड लैटरल्स के 3 सेट फटाफट लगा लिए, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि जिम से सबको बाहर निकल रहे थे। उसके बाद मैं सीधा घर पे आया। सो दिस इज़ द सेकेंड डे। जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि आउटडोर जिम चालू कर सकते हैं, सो हमारे जिम ने डिसाइड किया है कि वो बाहर एक टेंट लगा के उधर आउटडोर जिम चालू करने वाले हैं। तो मैं उसके रिलेटेड मीटिंग के लिए अभी जा रहा हूँ। 11 बजे मीटिंग थी, अभी 10:50 हो गए हैं। 10 मिनट में मुझे 10 किलोमीटर जाना है। लेट्स सी क्या होता है। सो अभी जस्ट मीटिंग हो गई है। मंडे से जिम चालू करने वाले हैं हम। ये सभी ट्रेनर्स हैं फिट रेंजर के। सो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मेरी ड्यूटी मुझे असाइन की है। Be fit, be safe. ही इज फिट। सो दिस इज़ द सेकेंड डे। अभी जिम के सभी प्लेट्स बाहर निकलने हैं पोस्ट डेडलिफ्ट सेशन। एक एक्सपेरिमेंट चालू है, लेट्स से क्या होता है। छोड़। फेल। अभी ये सब इधर लेके जाना है। हे काय राहिलं अजून? टाइम फॉर डेडलिफ्ट ट्रेनिंग अपडेट। सो डेडलिफ्ट वॉज प्रिटी लाइट वेट, इतना कुछ ऐसा हेवी फील नहीं हुआ। बट एक ही इशू था कि मेरी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है कन्वेंशनल में, क्योंकि मैंने मेरे करियर में सिर्फ सुमो ही किया है और कन्वेंशनल की मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। और जैसे आप देख सकते हो कि इस वीडियो में एक बहुत मेजर इशू है जो कि है लॉकआउट। मैं किसी भी रेप में मैंने लॉकआउट नहीं किया है, और मेरे कोच ने मुझे यही बताया कि जब तक तुम वेट लॉकआउट नहीं करोगे तब तक मैं वेट नहीं बढ़ाऊँगा। तो मुझे नेक्स्ट सेशन में सेम वेट के साथ मैं भी डेडलिफ्ट करना पड़ेगा विद अ बेटर लॉकआउट। और ये एक मेरा मेंटल ब्लॉक है कि मैं लॉकआउट ठीक से नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली मेरे साइटिका के इशू की वजह से मैं ग्लूट एक्सटेंशन ठीक से नहीं कर पा रहा, या फिर बैक एक्सटेंड करने के लिए मैं डर रहा हूँ। मेरी लेग ड्राइव भी और बेटर हो सकती है, बेसिकली ओवरऑल टेक्निक और बेटर हो सकती है। हमेशा हम कितना वेट उठाते हैं ये मैटर नहीं करता, हम उसको कितने एफिशिएंसी के साथ लिफ्ट करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। सो ईगो लिफ्टिंग तो हमें नहीं करनी, या फिर मैं कभी किसी को दिखाने के लिए तो लिफ्टिंग नहीं करता। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है। ऑल्सो मुझे वेडनेसडे को एक शिपमेंट मिली जिसमें ये शानदार सॉक्स थे। तो एक्चुअली 3 पेयर्स मिले हैं, बट ये मेरा फेवरेट है उनमें से, क्योंकि मुझे नियॉन कलर बहुत पसंद है, अच्छा दिखता है बहुत। बट ये सिर्फ एक नॉर्मल सॉक्स नहीं है, ये मतलब ऐसा कुछ जो यूजुअल स्टोर में मिलते हैं वैसे सॉक्स नहीं है। आप देख सकते हो इधर ये एक पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं हनीकॉम्ब कंप्रेशन आर्च। तो इससे क्या होता है कि ये जो बैंड रहता है वो आपके पूरे फुट को ऐसा टाइटली ग्रैब करता है, जिसकी वजह से आपका जो आर्च होता है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, मैं इधर ओवर एग्जैगरेट नहीं कर रहा, बट उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आर्च है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये सॉक्स आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, एज अ स्पोर्ट्समैन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्लैट फुट है तो इन कंप्रेशंस के वजह से आपका फ्लैट फुट इम्प्रूव हो सकता है, आपके फ्लैट फुट में थोड़ा आर्च क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पैर कम दुखेंगे, आप ज़्यादा समय तक खड़े रह सकते हो, ज़्यादा समय तक चल सकते हो। इसके और 2 वेरिएशंस है, इसके डिफरेंट कलर स्कीम्स है। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया सॉक्स का।
मुझे सॉक्स की इतनी कुछ जानकारी नहीं है, बट ये सॉक्स थोड़े से लंबे हैं और इनमें और एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो आप देख सकते हो कि इधर मेरे पैर दिख रहे हैं, इधर और इधर ये आर्च कंप्रेशन है। तो ये सोचो कि ये क्यों दिया होगा आपके सॉक्स के डिज़ाइन में। तो बेसिकली जब आपके सॉक्स आप बहुत समय के लिए पहनते हो तो स्वेट की वजह से वो गीले हो जाते हैं और उनमें से बास आता है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो जो इशू है वो हम रिड्यूस कर देते हैं। सो ये लास्ट पेयर है जो मुझे मिले हैं, इनमें भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसे हम कहते हैं कूल मैक्स टेक्नोलॉजी। सो ये जो नेट्स है इनके वजह से आपके जो शूज़ या फिर सॉक्स में जो स्वेट होता है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता, वो कंटिन्यू कूल होते रहता है। आपके पैर ज़्यादा देर के लिए गीले नहीं रहते और उनमें से स्मेल भी कम आती है। इनमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग और बताने के लिए नहीं है, सिर्फ इनकी लेंथ कम है, ये एंकल तक ही है। सो दैट्स इट। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सॉक्स खरीदना होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके इन्हें खरीद सकते हो और डिस्काउंट कोड भी है उधर, यूज़ करना, डिस्काउंट मिलेगा।